बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान जेल में बैठ के लड़ाई की बातें कर रहे हैं, सुलह की तरफ नहीं आ रहे। कुछ मुलाकातें हुई हैं उनकी पीटीआई के लीडरान से, अपनी बहन से, और अली मीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके साथ। उन्होंने बाहर आके इमरान खान का पैगाम किस तरह बयान किया, और दूसरी तरफ कोर कमांडर्स मीटिंग का गैर मामूली एलानिया जो है वो जारी किया गया है, जिसमें एक मरतबा फिर ये बात की गई है कि 9 मई के ज़िम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। 2 साल से ये बातें सुन रहे हैं। ये सिर्फ़ एक रवायती एलानिया है या अमलन भी कुछ होने वाला है? इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले 2 छोटे-छोटे मौज़ूआत हैं, उनको जल्दी-जल्दी मैं उन पे बात करके असल मौज़ू की तरफ आऊँगा। एक तो ये कि खबर ये है कि जनाब साग डार साहब जो हैं इस दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना नहीं होंगे, और नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके कुछ सेहत के मसाइल हैं, और मोहम्मद औरंगज़ेब एक बैंकर हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अगले हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हो सकते हैं या मशीर ख़ज़ाना हो सकते हैं। बात वज़ीर ख़ज़ाना ही की हो रही है, वो तो पार्लियामेंट के मेंबर ही नहीं है, तो फिर कैसे वज़ीर बन सकते हैं? आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है कि ऐसे शख्स को भी जो पार्लियामेंट का रुकन ना हो, काबीना का रुकन जो है वो बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर-अंदर उसे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़के एमएनए बनना पड़ता है या फिर सेनेटर बनना पड़ता है। माज़ी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब जो हैं, जब उन्हें बनाया गया था, तो वो भी जो रुकन असम्बली नहीं थे, ना सेनेटर थे, और इस तरह मिफ्ता इस्माइल की भी एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है, और भी कई एक मिसालें सूबाई वज़रा की, वज़रा ख़ज़ाना की मिसालें भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये कोई ऐसी अनहोनी नहीं होगी अगर उन्हें वज़ीर बनाया जाता है। तो बजट पेश करेंगे, बजट बनाएँगे, और फिर आईएमएफ के साथ मामलात जो हैं हमारे चल रहे हैं, उनकी तरफ मामला निकलना है। और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं, ये एक तरह कह लें आपके आलमी सतह के बैंकर हैं, और ये जस्टिस खलील रहमान रमदे जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके ये भतीजे हैं, और उनके दामाद भी हैं। और जो चौधरी मोहम्मद फ़ारूक होते थे, नवाज़ शरीफ के जो 90 की दहाई में 2 टेन्योर थे वज़ारत उज़्मा के, उन दोनों अदवार में वो अटॉर्नी जनरल थे, और जब 12 अक्टूबर 1999 का कूप हुआ है, तो उस वक़्त भी वो अटॉर्नी जनरल के तौर पे काम कर रहे थे। मरहूम मोहम्मद फ़ारूक चौधरी जो हैं, वो जस्टिस खलील रहमान रमदे के बड़े भाई थे। और ये जो औरंगज़ेब साहब हैं, एक तो ये अभी ये आखिरी जो इनकी ज़िम्मेदारी थी वो हबीब बैंक लिमिटेड जो है, उसके वो सीईओ थे। 2018 में मेरे ख़्याल वो उसके सीईओ बने थे, और फिर इससे पहले सिटी बैंक में वो रहे हैं, और सिटी बैंक एशिया में एक मेरे ख्याल अहम ओहदे पे थे, और फिर वो एबीएन एमरो बैंक जो है उसके कंट्री हेड रहे हुए हैं, और एशिया में भी फिर उनकी खिदमात रही हैं एबीएन एमरो के हवाले से। और फिर वो जेपी मॉर्गन्स ग्लोबल कोऑपरेटिव बैंक जो है उसके भी सीईओ रह चुके हुए हैं, और इन ओहदों पे रहते हुए उनके जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन लोगों के साथ रवाबत रहे हैं, उनके अच्छे तल्लुकात समझे जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो चौधरी मोहम्मद फ़ारूक थे ना, वो मियाँ नवाज़ शरीफ के बहुत करीब थे। लेकिन बाद में जो रमदे फैमिली है, मुस्तफ़ा रमदे और खलील रहमान रमदे, ये इनकी जो कुर्बत है वो शहबाज फैमिली के साथ ज़्यादा हो गई थी, और अब ये एक तरह से रमदे फैमिली का ही हिस्सा हैं, उनके दामाद भी हैं। तो ये अब मैं समझ रहा हूँ इनको कि ये शहबाज शरीफ के ज़्यादा करीब हैं, और शायद ये शहबाज शरीफ ही की चॉइस हैं, जो ये इन्हें वज़ीर ख़ज़ाना जो मुकर्रर किया जा रहा है। और चौधरी असदुर्रहमान जो नून लीग के दौर में वज़ीर मुमलिकत भी रह चुके हुए हैं, कई दफ़ा एमएनएज़ भी रह चुके हुए हैं, इस दफ़ा वो असेंबली में नहीं पहुँच सके, उनके भी ये भतीजे हैं। वो भी यानी कि असदुर्रहमान जो हैं वो मोहम्मद औरंगज़ेब के चचा हैं। इनकी फ़ैमिली के बारे में मैं ये बता दूँ कि ये अजीब मिज़ाज के लोग हैं, जो इनके ज़हन में आ जाता है, जिसको ये दुरुस्त समझते हैं, उस पे डट जाते हैं, और फिर इस बात का ख़्याल नहीं रखते कि इससे उनकी नेकनामी में इज़ाफ़ा होगा या बदनामी होगी। यानी तनकीद से ये घबराने वाले लोग नहीं हैं। बाकी अल्लाह करे कि अगर ये वज़ीर बनते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बातों से तो यही लगता है, इन लोगों की बातों से यही लगता है कि इनके सीने में बड़ा दर्द है पाकिस्तान का और पाकिस्तानी कौम का। अल्लाह करे अमलन भी ऐसा ही हो,
اور दूसरी जो खबर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ाए मौत दी गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट से उसकी उनकी जो अपील है वो खारिज हुई थी और फिर नज़रसानी भी खारिज हो गई थी। और फिर ज़रदारी साहब जब सदर थे तो उनके दौर में एक रेफ़रेंस भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब जो उनका ट्रायल हुआ है और जो उनकी अपील खारिज हुई है उसका जायज़ा लिया जाए। उसके कुछ चंद एक सवालात बनाए गए थे सदर की तरफ से, और जिसका लुब-ए-लुआब ये है कि जनाब उनको जो सज़ा है वो कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर तसब की बुनियाद पे दिए गए। और फिर नसीम हसन शाह जो उस बेंच का रुकन थे, उनका भी एक इंटरव्यू जो है वो भी पेश किया गया अदालत में, और जिसमें वो कहते हैं हम पे बड़ा दबाव था भुट्टो साहब को सज़ाए मौत देने के लिए। उसका फ़ैसला जो है 1-2 दिन पहले महफूज किया गया था। वो आज जो है वो 9 रुकनी बेंच जो है वो उसका फ़ैसला जो है वो सुनाने जा रहे हैं, यानी अपनी राय देने जा रहे हैं। ये सदारती रेफरेंस पे राय दी जाती है, तो वो राय जो है वो अपनी देने जा रहे हैं। और जो सवालात किए गए और जो अदालती मावनीन थे, ख़ास तौर पे जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक साहब, उनके जो दलाइल थे वो ज़्यादातर दलाइल जो थे वो इस तरफ ही थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ा दी गई है वो तसब की बुनियाद पे, दबाव के तहत और गैर कानूनी तौर पर कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर उन्हें जो है ये सज़ा सुनाई गई थी। और जो हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो मावनत कर रहे थे अदालत की, उन्होंने भी इसी तरह का मौक़िफ़ पेश किया था। और ज़्यादातर जो जजेस के सवालात थे वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कहना था जनाब हम जो ये सवालात हैं इस पे राय देने के पाबंद नहीं है, क्योंकि जो फ़ैसला हो चुका हुआ है और नज़रसानी जो है वो भी मुस्तरद हो चुकी हुई है, और फिर इस पे मुनासिब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राय जाए। तो हो सकता है मेबी कि ये कुछ एक आध इख्तिलाफी नोट आ जाए, लेकिन लग यही रहा है कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी थी, जो एक आम तासर है कि वो अदालती कत्ल था, उस तरफ मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब आते हैं जनाब उस मामले की तरफ कि जिसने इस मुल्क में इंतशार पैदा किया हुआ है। फैमिलियों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, भाई-भाई से लड़ रहा है, बेटे बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं वालिदैन के साथ, और वो है इमरान खान साहब का फैलाया हुआ फितना। और उसमें जब वो फैला रहे थे ना फितना, जो प्लानिंग थी, उसमें उस वक़्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो शरीक थी बल्कि पस-ए-पुश्त थी। वो पुश्त पे वही खड़े हुए थे, उनकी इमरान खान की। और अब इमरान खान साहब जो हैं वो मेरा ख़्याल है कि संगीन मायूसी, शदीद मायूसी का वो शिकार नज़र आ रहे हैं मुझे। ये ज़ाहिर है इंसानी नफ्सियात का मामला है। उनको तो वैसे भी कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं। पहले भी मैंने बताया था कि मियाँ शहबाज शरीफ कुछ मुबारकबादें आ रही हैं। अमेरिका की तरफ से भी अब आ गई है जनाब मुबारकबाद उन्हें, और वज़ारत ख़ारिजा ने कहा जनाब हम इस हुकूमत के साथ तर्जुमान हैं, मिलकर चलना चाहते हैं। और फिर मरीम नवाज़ के हवाले से भी उन्होंने कहा है वज़ीर आला के तौर पे, आम तौर पे तबसरा नहीं होता, लेकिन उनका जनाब जो उनको वज़ीर आला बनाना, जो वो कहते हैं हम समझते हैं एक संग मील है, ख़ातून को वज़ीर आला बनाना, तो उनकी तरफ से भी। और फिर जो ये बड़ा कहते थे मेरे दोस्त हैं, साथी दोस्ती का एक तरह से दावा करने लग गए थे, जो रूसी सदर हैं मीर व्लादिमीर पुतिन, उनकी तरफ से भी मुबारकबाद का पैगाम आ गया है। और मोहम्मद बिन सलमान का भी पैगाम आ गया, कल मैं ज़िक्र कर चुका हूँ इसपे। तुर्किया के तैयब अर्दवान साहब का, मलेशिया के अनवर इब्राहिम साहब का, वो सारे जो पैगाम वगैरह शायद इससे भी खान साहब जो हैं, ये तो चाहते थे ना कि पूरी दुनिया जो है एक धांधली ज़दा हुकूमत डिक्लेयर कर दे पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इसको। तो लेकिन उनकी तरफ से जो है वो ये मुबारकबाद के पैगाम का मतलब यही है कि तस्लीम किया जा रहा है। मेरा ख्याल इनकी मायूसी जो है बढ़ गई है। कल एक दिन पहले जो अली मोहम्मद खान हैं इनके साबिक वज़ीर रहे हुए हैं और अब पार्लियामेंटेरियन हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल पे बैठ के कहा, मुसाहलत की बात की, नवाज़ शरीफ और राशिद अली ज़रदारी दोनों के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्हें बी लीडर कहा, कौमी लीडर कहा, और इमरान खान को भी कौमी लीडर कहा, और कहा कि इन सबको मिल बैठकर मामलात जो है वो आगे चलाने चाहिए। सुलह की बात की उन्होंने। तो उसके बाद ये लोग जनाब जाते हैं, जो मौजूदा पीटीआई के लीडरान हैं, ये जेल में मुलाकात के लिए जाते हैं। अली अमीन गंडापुर जेल में जाते हैं, और शेर अफजल मरवत साहब जाते हैं, उनकी बहन की मुलाकात भी होती है अलीमा बाजी की। तो उसके बाद ये बाहर आके जो इन्होंने पैगाम दिया है इमरान खान का कौम को और अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको, तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि जनाब इमरान खान का ये पैगाम है कि इनके साथ बिल्कुल किसी तरह के जो है सुलह साला नहीं करनी,
बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे असम्बलियों में अरकान हैं, MPs और MNAs, वो दूसरी हुकूमती बेंचों वाले जो लोग हैं उनके साथ बिल्कुल घुले मिले ना, हाथ भी ना मिलाएं। इस तरह के, यानी इस हद तक नफरत अंगेज पैगाम जो है ये जेल से भिजवाया गया है, यानी कि लड़ाई वाली बात। और अली अमीन गंडापुर ने फिर वही बात की जो एक दिन पहले की थी, जनाब ये धांधली ज़दा हुकूमत है, मैं हल्फ में कैसे जाता, वो तो फार्म 45 की पैदावार ही नहीं है, वो जाली मैंडेट लेके आए हुए हैं, चोरी का मैंडेट है। तो वो कल मैंने कहा था कि हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें वफाक के बगैर, वफाकी हुकूमत की मदद के बगैर नहीं चल सकती। लेकिन उन्होंने कहा, और फिर कहा जनाब हम जो पेशावर में एक एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, बहुत बड़ा ज़ाहिर है वो उनका सूबा है, उनकी हुकूमत है, वहाँ जितना बड़ा मर्जी मुजाहरा कर लें। और अलीमा खानम ने कहा जनाब नेल्सन मंडेला की बात की, नेल्सन मंडेला जैसी सुलह हुई, यानी मेरा भाई नेल्सन मंडेला है, वो बाहर आएगा तो इनको माफ़ करेगा। तो ये वो कहते मेरे भाई ने कहा कि इन चोरों डाकुओं के साथ जो है, और जो मैंडेट चोरी करने वाले लोग, इलेक्शन चोर जो हैं, इनके साथ बात नहीं हो सकती। यानी अपनी तरफ से उन्होंने क्रॉस लगा दिया है कि नहीं जनाब, आप लोगों के साथ नहीं चल सकते, आप लोगों के साथ नहीं चल सकते, हुकूमत के साथ भी नहीं चल सकते, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं चल सकते। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है, जिस तरह इन्होंने अली अमीन गंडापुर को लेके आए हैं, जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, और फिर महमूद अचकज़ई साहब जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं, उनको लेके आए हैं सदारती उम्मीदवार के तौर पे। अगरचे इन्होंने बड़ी बुरी तरह शिकस्त खानी है, लेकिन वो शिकस्त खाने के लिए अगर उन्होंने अपने आप को पेश किया है, तो फिर ज़ाहिर है ये एक पैगाम ही होता है ना, पैगाम ही दे रहे हैं। और जो हमारी कोर कमांडर्स मीटिंग हुई है, उसका जो एलानिया है, वो इसके बाद जारी होता है। और उसमें भी जो खान साहब लड़ाई के मूड में नज़र आते हैं, तो वो एलानिया ये है कि वो भी इस मूड का तोड़ करके बैठे हुए हैं। जो कोर कमांडर्स की मीटिंग है, उसके एलानिए की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो उन्होंने वही बात की, फ़लस्तीन और कश्मीर की हिमायत जारी रखेंगे, और फिर इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा जो सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ सेगमेंट्स किए जा रहे हैं कि शायद फ़ौज का इसमें कोई किरदार था। वो कहते हैं हमारा कोई किरदार नहीं था, हम तो सिर्फ मुआवनत कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की। और फिर उन्होंने कहा जनाब इंतशार रसूल जो फैलाया जा रहा है और जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, उस पे उन्होंने तशवीश का इज़हार किया। लेकिन जो बात, जिस बात पे मैं ये विलाग कर रहा हूँ, वो है कि जनाब 9 मई के हवाले से उन्होंने ये कहा, जो ज़ाहिर है जो एक दिन पहले जो जिस दिन इंतखाब हुआ है शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर-ए-आज़म, तो उन्होंने कहा जनाब 9 मई वालों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे, छोटी सज़ा वालों को शायद हम बख्श दें। तो जो 2 साल तक ख़वातीन वग़ैरह, और लेकिन अब जो उनका एलामिया आया है, उन्होंने जब वज़ीर-ए-आज़म का जो अज़म है 9 मई के हवाले से, एलामिया के मुताबिक जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अज़म के मुताबिक वो कहते हैं जनाब, फ़ोरम जो है यानी कि कोर कमांडर्स जो मीटिंग है, वो इस बात का इरादा करती है, इस बात को दोहराया है उन्होंने कि जनाब जो 9 मई के मनसूबा साज़ थे, जो इस मामले में इस्तेमाल हुए, जो इसकी हौसला अफ़ज़ाई करते रहे और शहदा की यादगारों को जलाया गया, बेहुरमती की गई, फ़ौजी तंज़ीमात पर हमले किए गए, इनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। ये उसका लुब-ए-लबाब है। और वो कहते हैं कि जब इन तमाम लोगों को जो है वो कानून और आइन के मुताबिक कटहरे में लाया जाएगा, कानून इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ये बातें 9 मई 2022 से हम सुनते आ रहे हैं। जिन्होंने काम करना होता है ना, ये मैं पहले भी एक विलाग में कह चुका हूँ, ये 9 मई की जो हसासियत है ना, उस पे लोगों को कायल ही नहीं कर सके ये। इतनी सुस्त रवि के साथ मामलात आगे बढ़े हैं। आज यानी कि बीच में ज़मानतें भी हो रही हैं। ये जितने भी मुंतखब हुए हैं, उनसे आधे से ज़्यादा तो इश्तिहारी और मफरूर थे। अब उनकी ज़मानतें भी हो रही हैं। वो असम्बलियों में पहुँच रहे हैं। जो ऐवान की कार्रवाई है, उसमें भी शरीक हो रहे हैं। कुछ मफरूर हैं अभी तक। 20 बंदों की तो ज़मानत जो है, जो जिनाह हाउस कोर कमांडर लाहौर पर हमला के मुल्ज़म थे, 20 बंदों की तो आज इरसादी दहशतगर्दी की अदालत से जो है ज़मानत हो गई है। तो भाई ऐसे काम नहीं चलना। ये तो फिर ऐसे ही लग रहा है जैसे हर दफ़ा वो शेर आया, शेर आया। ये एक बढ़क लग रही है कि कोई बढ़क मारी जा रही है। अमलन कुछ भी नहीं हो रहा। वो जो अंदर बैठे हुए हैं फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ है, वो 103, 104 के करीब लोग, उनमें से कोई 90, 95, 96 लोगों को सज़ाएँ जो हैं वो ट्रायल मुकम्मल हो गया है। सज़ाएँ जो हैं वो उनका वो फैसला जो है वो हो चुका हुआ है, लेकिन उसका ऐलान नहीं किया जा रहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने
हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है कि जनाब जी आप ट्रायल मुकम्मल कर लें, यानी ट्रायल मुकम्मल हो गए हुए हैं, लेकिन वो फैसला अनाउंस नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे खत्म नहीं हो जाता। तो भाई मेरे ये आप या तो सबको वहां ले जाते हैं फौजी अदालतों में, अब कुछ का ट्रायल इन दहशतगर्दी की अदालतों में हो रहा है, कुछ वहां हो रहा है। जिन्होंने सजाएं देनी होती है ना, फिर वो 2-2 साल इंतजार नहीं करते। अगर करना है तो कुछ तेजी दिखाएं, फिर इस्तगासा को कहें, प्रोसिक्यूशन को कहें। यहां 3000 बंदों के खिलाफ 2700 बंदों के खिलाफ चालान सबमिट होता है, अभी तक एक भी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। अगर हुआ है तो कुछ लोगों के खिलाफ जो मुकदमात थे वो खारिज हो गए, उनका नाम निकला FIR से, जनाब ये तो यहाँ मौजूद ही नहीं थे, या फिर जमानतें हो गई हुई हैं। ये हो ऐसी सूरत हाल में आपकी ये प्रेस रिलीज क्या हौसला देगी, क्या कानून की हुक्मरानी। वो आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल जब फ्रांस में, आपको याद होगा, एक वाकया हुआ था कि अलजायर का एक नौजवान था 17 साल, उसने पुलिस के कहने पे या पुलिस नाके पे आप कह लें, गाड़ी नहीं रोकी थी तो फायरिंग की पुलिस ने और वो उसमें जाँ बहक हो गया। तो उसके बाद बड़े पुरतशद्दद मुज़ाहरे वहाँ शुरू हो गए थे। अब वहाँ एक्सक्यूज़ नहीं हुआ कोई भी रियासत की तरफ से, जैसे हमारे यहाँ खातून जो है उसका बेटा जो संगीन मुकदमात में मुलव्वस, और वो पुलिस वाला पकड़ने जाता है, गिरफ्तार करने जाते हैं पुलिस, तो वो खातून जो है वो बाकायदा गिरेबान से पकड़ लेती है उस पुलिस वाले को और वर्दी फाड़ने की कोशिश करती है। वर्दी को अगर बाहर किसी मुल्क में ऐसे हमलावर हो जाए ना, वर्दी को हाथ लगा दे, पुलिस वाले को टच नहीं कर सकते आप। और यहाँ वो थानेदार मुअत्तल कर दिया कि बीबी को धक्का क्यों दिया। और भाई वो मज़ाहम हो रही थी, पुलिस पे हमलावर हो रही थी। यहाँ हमारे जो म्यार है ना हमदर्दी के, कानून देखना होता है कि कानून क्या कहता है, वो बंदा ही शायद मुअत्तल कर दिया हुआ। इस तरह के अगर आप देखेंगे, डरेंगे खौफ से, सोशल मीडिया से घबरा के आप इस तरह के काम करने लग जाएंगे, बजाय इसके कि उस खातून के खिलाफ मुकदमा होता। मेरी ये बात शायद आपको बुरी भी लग रही होगी कि मैं उस खातून की हिमायत क्यों नहीं कर रहा जिसको पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा। वो भाई हमलावर हुई थी, कानून पे हमला किया था। वो मैंने अर्ज किया कि पुलिस वालों को टच भी नहीं कर सकते बाहर आप। अगर आप उसकी वर्दी फाड़ने की कोशिश करेंगे तो बाहर तो आप वो गोली मार देंगे आपको। ये मैं सही कह रहा हूं। जिन मुल्कों के आप मसालें देते हैं ना, अमेरिका और फ्रांस की, यूरोप की, वहां के कानून की मैं बात कर रहा हूं। ये 2017 में फ्रांस में एक कानून बना था कि जो पुलिस वाला है, पुलिस अफसर मौके पे मौजूद, जो भी बड़ा अफसर है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल होवे, उसको ये इख्तियार दिया गया। वहां जो फ्रांस की जैसे हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान है, जो फ्रांस का कानून है उसकी दफा 435 और उसका सब सेक्शन 1 वो ये इख्तियार देता है। तरमीम करके उन्होंने ये चीज डाली उसमें कि जो पुलिस पे नाके शाके लगाए होते हैं, वहां नहीं रुकते लोग, और वो समझते हैं पुलिस अफसर कि जनाब ये अमन आमा के लिए मसला है, या ये बंदा जो है जराइम पेशा है या कुछ गड़बड़ करेगा ये बंदा, तो वो फायरिंग का हुक्म दे सकता है। और ऐसा ही हुआ था, अलजायर वाला जो मामला था ऐसे ही हुआ था। और 2022 में जब वहाँ मुजाहरे मजूरे हुए हैं तो पुलिस ने अंदर तो गोलियां चलाई हैं। 39 बंदे, 39 लोग जो हैं वो हलाक हुए थे, और उनमें से 12 वो थे जो ड्राइवर, जो गाड़ियां नहीं रोकते थे। वो कहते हैं कानून है भाई, 17 साल का बच्चा हो, 18 साल का बच्चा हो, 25 साल का जवान हो या 70 साल का बूढ़ा हो, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। और फिर जो मैं बता रहा हूँ, जून 2023 में ये मुजाहरे शुरू हुए थे, एंड पे आखिरी दिनों में, लेकिन मिड जुलाई में, महीना भी नहीं हुआ, उन्होंने 700 बंदे पहले मरले में सजाएं दे के जेलों में डाल दिए थे। और आप 2 साल हो गए ट्रायल लटका के बैठे हुए हैं। और कैपिटल हिल वाला जो मामला है, वो जनवरी 2021 में जब ये हमलावर हुए हैं, तो वहां कितने बंदों को सजाएं हुई और कितनी तेज रफ्तारी के साथ सजाएं हुई। 18 साल तक कैद की सजाएं हुई हैं लोगों को। वो जो एक बड़ा मशहूर, वो वहां अमेरिकी मलेशिया थी, उसका क्या नाम था, ओथ कीपर्स, उसका जो हेड था स्टीवर्ट रोड्स, उसको 18 साल सजा हुई थी। और उसने क्या किया था, उसने कहा था, जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, उसको कहा था मैं इसको फांसी दूंगा, और ये रोजाना ये कहता है मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा, तुम्हारे एसी तरवाऊंगा। OIG
میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، یہ کہتا رہا ہے نا. یہ جن ملکوں کی ہم مثال دیتے ہیں حقوق انسانی کے حوالے سے بھی، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور قانون کی بالادستی اور آئین کی حکمرانی کے حوالے سے، وہاں کیا ہوا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے، اس صورت میں جو پریس ریلیز ہے اس کو پھر بڑا کی سمجھیں گے لوگ کہ بھائی 2 سال ہو گئے ہیں، آپ کی پروسیکیوشن ہی نہیں مکمل ہو رہی. پروسیکیوشن اتنی کمزور ہے کہ 20 لوگوں کی ایک دن میں ضمانتیں ہو رہی ہیں. سارا جو یہ 9 مئی کے پس پردہ جو بھی کردار تھے کسی نہ کسی انداز میں، وہاں بھی تو بھائی وہ ویڈیو شیڈیو سے ساری جو ہے وہ مکمل ہوئے نا ٹرائل. وہاں ایک ایک بندے کے خلاف کون سا وہ شہادتیں اس طرح کی تھی. جیسے آپ کے پاس شواہد ہیں، اسی طرح کے شواہد 2700 بندوں کے خلاف امریکہ میں کیپٹل ہل والے تھے. اسی طرح کے شواہد جو ہیں وہ پولیس نے ہی پکڑے تھے نا. وہ جو بندے 700 پہلے مرحلے میں جن کو فرانس والوں نے جیلوں میں ڈالا، سزائیں دی، وہ پولیس والوں نے پکڑے تھے نا موقع سے. نظر آتش کر رہے تھے سرکاری املاک کو، پرائیویٹ نجی املاک کو، گاڑیاں جلا رہے تھے، وہی لوگ تھے نا جن کو پولیس والوں نے پکڑا. وہاں کون سا پرائیویٹ شہادتیں تھی اس طرح کی. یہ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں، یہ جب فوج پہ حملہ ہو جائے تو پھر سویلین عدالتیں بیچ میں کہاں سے آ گئی. عجیب، ہماری عدالتیں بھی عجیب کام کر رہی ہیں. اور وہ بندہ جیل میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو 9 مئی کا سانحہ جو ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہے. یہ جو باہر آ کے باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں جو کرنے والی ہیں. ایک بندہ جس کو 3 مقدمات میں سزا ہو چکی ہوئی ہے، وہ ریاست پاکستان کے خلاف کام کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. اور پھر اسلامی ریاست کی بات کرنے والا بندہ جو ہے اسے یہ نہیں پتا، اس پہ بڑا جناب یہ میاں بیوی کے ذاتی معاملہ. اب میاں یہ قانون کی ہوتے ہوئے ذاتی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی خدا نخواستہ باپ اپنے بیٹے کو خدا نخواستہ قتل کر دے، یا بیٹا باپ کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی کر لے، کوئی اس کو گزند پہنچا دے جسمانی طور پہ، تو کیا پھر کہیں گے جناب باپ بیٹے کا ذاتی معاملہ ہے؟ ریاست ایسے دور ہٹ کے بیٹھی رہے، کوئی قانون کے مطابق کارروائی نہ ہو؟ یہ پریس ریلیزوں اور لوزوں سے کام اگر کرنا ہے تو بھائی کریں، سیدھا ملک کو بچانا ہے تو. یا پھر پریس ریلیزوں پہ اب لوگوں کو یقین نہیں رہا. یہ میں سچی بات ہے، صحیح بات بتا رہا ہوں. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.